वर्ष बड़ों को आदाब और छोटे बच्चों को ढेर सारी दुआएं। सबसे पहले मैं यौम आज़ादी की आज हम लोग 78वीं ये 78वां यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मकतब इस्लामिया चिंगी शहीद में इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर मैं आपको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आली जनाब मुख्तार अहमद साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये MSI इंटर कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर भी हैं और आने वाले समय में ये प्रधानाचार्य का भी पद संभालेंगे। मैं अभी से आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। विशिष्ट अतिथियों में एक लंबी कड़ी, सबसे पहले आली जनाब सिराज अहमद कुरैशी साहब, जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे लोगों से आज हम रूबरू हो रहे हैं। हमारे बीच मुफ्ती शहर गोरखपुर आली जनाब मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब, जो आलिया के वरिष्ठ अध्यापक हैं मदरसा दारुल हुसैनिया। और जैसा कि मुझे सैयद फरहान अहमद साहब ने मुझे बताया कि आज के इस कार्यक्रम की सदारत आली जनाब मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब कर रहे हैं। हमारे बीच आली जनाब नवेद आलम साहब, जो वरिष्ठ अध्यापक आधुनिक विषय के मदरसा दारुल हुसैनिया। हमारे बीच मनोहर भाई, युवा पत्रकार और मैं ये कहूं कि ये दस्तक टुडे के संवाददाता, जो दोहरी भूमिका में इस मकतब से भी जुड़े हुए हैं। मेरी मुराद है आली जनाब कारी अनस रजा कादरी साहब से। ये मकतब में शिक्षण कार्य से जुड़े हुए पत्रकारिता के जगत में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी इनको ढेर सारी मुबारकबाद की। और हमारे बीच युवा पत्रकार इंजमाम भाई और वरिष्ठ संवाददाता आज उर्दू डेली के और साथ ही साथ दस्तक टुडे के डायरेक्टर आली जनाब मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब और वरिष्ठ संवाददाता आली जनाब तनवीर अहमद आजाद साहब, सैफ अली, जो बहुत ही शानदार आज के इस कार्यक्रम में संचालन की भूमिका में है। हमारे अशरफ भाई जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, मौलाना दारिस रजा कादरी साहब, कादरी लगाते हैं ना, और मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि जो मुझे विषय दिया गया था, अरे सर्वे सर्वा, और इस कार्यक्रम के जो समझ लीजिए रूहे क्या बोलते हैं उसको, आली जनाब सैयद फरहान अहमद साहब, ये समझ लीजिए इस मदरसे से जब से ये कायम हुआ है तब से ये जुड़े हुए हैं और ये वरिष्ठ पत्रकार है। इनका समाचार मैंने देखा है, किसी भी समाचार मतलब जो भी ये लिखते हैं, किसी भी टॉपिक पे ये जो समाचार लिख देते हैं और जो भेज देते हैं, वो सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में बन जाते हैं। अभी हाल ही में मैंने वक्त संपत्ति की एक स्टोरी पढ़ी थी हिंदुस्तान समाचार पत्र में, तो मुझे पता चल गया कि हमारे सैयद फरहान साहब ही की ये लैंग्वेज है और ये स्टोरी उन्हीं की। और वो कई दूसरे समाचार पत्रों में भी वो न्यूज लगी थी, अमर उजाला हुआ। तो ये कहने का मतलब ये किसी परिचय मोहताज नहीं है। ये मैंने ये देखा कि ये जो भी लिख देते हैं, वो समाचार पत्र जो भी गोरखपुर में आते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में वो समाचार लग जाता है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भाई इनसे जुड़े हुए हैं और आप लोग की भी खुशनसीबी है कि भाई इनकी कृपा बनी हुई है। तो जो मेरा टॉपिक था कि जंग आजादी, यानी जो हम यौम आजादी आज मना रहे हैं और उसमें मुसलमानों की भूमिका, जो मुझे बोलना था वो ऑलरेडी सिफा खातून, जो इस मदरसे की मेरे हिसाब से या मेरे दृष्टिकोण से बेस्ट स्टूडेंट है, उसने सब कुछ कह दिया। अब मुझे जो है बोलने के लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अब मुझे समय दिया गया है, तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। तो यौम आजादी की जो जैसा कि आप जाने 78वां हम लोग ये यौम आजादी मना रहे हैं, इसमें मुसलमानों का क्या रोल रहा, हालांकि सब कुछ शिफा ने बता दिया, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताए, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह कि जंग आजादी के बाद उन मुसलमानों का नाम हाशिए पे चला गया, जल्दी कोई उनको याद नहीं करता। लेकिन ये मदरसे मकतब है जो ऐसे मौके पर उनको याद कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले कब हुआ, 16वीं शताब्दी में, जब हमारे इंडिया में यानी भारतवर्ष में जहांगीर का शासनकाल था, मुगल पीरियड चल रहा था। उस समय जो है दो अंग्रेज व्यापारी सर विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, ये नामक दो अंग्रेज व्यापारी, ये पुर्तगाल
से कालीकट होते हुए आए यहाँ, और फिर उसके बाद वो परमिशन लेने के लिए जहांगीर के शासन उसमें गए राज दरबार में, और उन्होंने परमिशन मांगा कि हम भैया यहाँ इंग्लैंड से आए हुए हैं और आपके मुल्क से व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो मुगल बादशाह थे जहांगीर बहुत ही उदार व्यक्ति थे, उन्होंने उनको इजाजत दी। वहीं से समझ लीजिए ये अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ी। धीरे धीरे उन्होंने पैर फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, यानी दो राजाओं को आपस में लड़ाओ, उसके बाद एक का साथ दे दो, उसके बाद धीरे से उसके ऊपर कब्जा, धीरे इस तरह से उन्होंने हमारे देश पर शासन कर दिया। और फिर बात आ जाती है स्वतंत्रता संग्राम की। जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, अभी शिफा ने बताया, मौलाना फजले हक खैराबादी, खैराबाद एक सीतापुर के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहां के वो मौलाना साहब थे। और उस समय दिल्ली के जामा मस्जिद, नाम सुना होगा आपने सबने, दिल्ली के जामा मस्जिद में वो एक इमाम की हैसियत से थे, उनकी काफी मान सम्मान था। और उन्होंने 1857 का जब ये राष्ट्रीय बिगुल बजा तो उन्होंने जामा मस्जिद के मेंबर से जिहाद का फतवा दिया, जैसा कि अभी शिफा ने बताया। और उस जिहाद के फतवे से एक समझ लीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में सैलाब आ गया, वो लोग सब सड़कों पर उतर आए। उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया। और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका बहुत ही मान सम्मान करते थे। इमाम साहब का, यानी जो फजले हक खैराबादी थे, उनका बहुत ही मान सम्मान करते थे। और उस समय जो जज था वो भी बहुत इनकी इज्जत करता था। और उनको जब बुलाया गया, उनके ऊपर फिर दबाव डाला गया कि आप ये फतवा वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने वो फतवा वापस नहीं लिया। अंत में उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उनको अंडमान निकोबार काला पानी की सजा हुई, जैसा कि उसने बताया। और इसी महीने यानी सफर के महीने में उनका इंतकाल हुआ। 12 सफर को मेरे ख्याल से उनका विशाल मनाया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। और एक दूसरा एक छोटा सा प्रकरण मैं आपको गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता हुआ लेके चलता हूँ। हालांकि सब कुछ तो बता ही दिया है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। गोरखपुर की भी मैं बात करूंगा कि गोरखपुर भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर जिले के दक्षिणी भाग में एक धुरियापार के आगे यानी उनवल बाजार के आगे एक छोटा सा गांव है शाहपुर, एक कस्बा है, बल्कि गांव ना कह के बल्कि कहा जाए शाहपुर एक कस्बा है। उस जमाने में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय के वो वहां के जागीरदार थे शाहपुर के, यानी वो शाह इनायत अली खान जो थे वो वहां के, आप यूं समझ लीजिए जमींदार थे क्या। उसके बाद उस समय जो है आजमगढ़ जिले में अंग्रेजों का कैंप लगा हुआ है, यानी अंग्रेज अधिकारी और उनकी फौजें वहां कैंप कर रही थी। और उन अंग्रेज अधिकारियों को गोरखपुर जिले में आना था। बीच में एक सरयू नदी थी जिसे हम घाघरा भी कहते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी एक थे एलिस जो गोरखपुर में थे, उन्होंने नवाब साहब के पास संदेश भिजवाया कि भाई ऐसा है, कुछ हमारे 11 अंग्रेज अधिकारी गोरखपुर आना चाहते हैं, क्योंकि बीच में सरयू नदी है, उसको पार करना है, आप कोई व्यवस्था करें। तो शाह इनायत अली खान ने एक नाविक को नाव लेकर भेजा और उसको गुप्त संदेश दे दिया कि जब वो अंग्रेज अधिकारी उस पर बैठ जाए, वो जो 11 अंग्रेज अधिकारी आजमगढ़ से गोरखपुर आने थे, कि वो बैठ जाए, जब वो नाव आपकी बीच मझधार में चली जाए तो आप उसको डुबा दें। ये गुप्त संदेश था शाह इनायत अली खान का उस नाविक से। तो उस नाविक ने वैसे ही किया। सारे अंग्रेज अधिकारी जब वो बैठ गए, उस 11 जो अंग्रेज अधिकारी थे उस नाव पर जब बैठ गए, जब वो लेकर चला, जब वो नाव बीच में आई तो उसने डुबा दिया, वो अपना तैर उड़ के किनारे हो गया। वो मतलब उस सरयू नदी में वो 11 अंग्रेज अधिकारी बह गए या समा गए, वो तो भैया बेहतर जानता है। उसके बाद कुछ हमारे बीच में मीर कासिम जैसे लोग भी थे जिन्होंने गद्दारी की, और फिर इस बात का खुलासा हो गया कि ये काम शाह इनायत अली खान ने किया। फिर उनको गिरफ्तार किया गया। पूरे उस गांव में आग लगा दी गई, काफी नुकसान हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर उनको फांसी की सजा भी हुई, और ये फांसी की सजा आपकी मोती जेल में हुई। मोती जेल उस समय लाल डिग्री पार्क के ठीक सामने हुआ करती थी, जहां पर आजकल राजघाट थाना है। एक तो ये प्रकरण हो गया गोरखपुर का, मैंने उससे जोड़ दिया। खूनीपुर का नाम आपने जरूर सुना होगा। खूनीपुर का नाम खूनीपुर क्यों पड़ा? जब जंग आजादी हुई 1857 में, इतने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई कि खूनीपुर की जो सड़कें थी वो खून से लाल हो गई थी, और उसी वजह से उस मोहल्ले का नाम खूनीपुर पड़ गया।
एक तो ये है कि भाई जंग आजादी में मुसलमानों का योगदान क्या रहा। हालांकि बहुत से नाम है, बहुत से नाम गिनाया उसने, उसमें आपके मौलाना सुभानी मियाँ भी थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप जानते ही हैं। वो हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने बहुत अपनी अच्छी भूमिका निभाई अपनी लेखनी की, क्योंकि वो लेखक भी थे। अपनी लेखनी के माध्यम से भी स्वतंत्रता सेनानियों में जज्बा पैदा किया। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर देखा जाए तो मुसलमानों का जो रोल रहा जंग आजादी में, उन्होंने कौन सी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, वो धीरे धीरे हाशिए पे चली जाए। उनको कोई याद नहीं करता इस जंग आजादी। बस उनका ये कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तीन लोगों का नाम हाईलाइट होता है। ले देखे एक अशफाकुल्लाह खान का भी नाम उसमें जोड़ दिया जाता है, लेकिन और बहुत से लोग उलमा। अब मैं आपको बता दूं मदरसे की, जंग आजादी में मदरसों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता से लेकर लाहौर तक जो ग्रांड ट्रिप रोड है, जीटी रोड जो बनी है, उसके किनारे कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जहां पर मौलानाओं की, उलमाओं की लाशें न टंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग आजादी में या हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। अब बात आती है कि जंग आजादी तो हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देश आजाद हो गया। उसके बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। लेकिन बहुत ही अजीब बात यह है कि हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, अर्थात इसका अर्थ ये होता है पूरा देश हमारा परिवार के समान है। लेकिन आज ऐसा है नहीं। हम लोग जो है जातियों में बढ़ गए। भाई भाई, मान लिया अगर एक घर में 4 भाई है तो 4 भाई अलग अलग हो गए। तो अब आप ये बताइए कि किस तरह से हम एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है, जात पात इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटती हैं। आपने देखा होगा मणिपुर की जातीय हिंसा देख लीजिए अभी हाल ही में, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, तभी हम अपनी आजादी को मेंटेन यानी रख पाएंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, मैं क्या बताऊं आपको। अभी हाल ही में एक घटना हुई कि किसान के कुछ मवेशी थे, जानवर थे, वो एक सरवण के खेत में, यानी ऊंची जाति के लोग थे, उनके खेत में वो उनकी गाय भैंस या जो भी मवेशी था वो चला गया। उस किसान को पकड़ कर उन्होंने इतना मारा पीटा कि बेचारे ने दम तोड़ दिया। क्या यही दिन देखने के लिए हमको कोई आजादी मिली थी? एक युवा डॉक्टर कोलकाता का भी हाल ही का वो ले लीजिए, वहां एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ऐसी आजादी हो गई। ऐसी आजादी से मिलने का क्या अर्थ कि भाई एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण, विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन यहाँ आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये लोग दावा तो करते हैं महिला सशक्तिकरण का, लेकिन कोलकाता वाली घटना देख लीजिए किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। और ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस ये है कि हमें आजादी के बाद जो हमारे देश की एकता व अखंडता है उसको हम बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, आपसी मेल जोल से रहे, तब ये हमारी आजादी कुछ मायने रखती है। ऐसी आजादी से हमें कोई फायदा नहीं कि हम लोग जात पात में बटे रहे, भेदभाव करें एक दूसरे से, एक दूसरे का चेहरा ना देखें। इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर मैं अंत में आप सभी लोगों को यौम आजादी की दिली मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत